नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। चंचला भाभी के स्वभाव में जरूरत से ज़्यादा मिठास थी जो शुरू से ही मेरे गले कभी नहीं उतरी, लेकिन घर का हर सदस्य उसके इस स्वभाव का दीवाना था। वैसे भी हर कोई चाहता था कि उनके घर में गुणी सगुण सबका ख्याल रखने वाली और मीठे बोल बोलने वाली बहू आए। हुआ भी ऐसा ही। चंचला भाभी को पाकर माँ और बाबूजी दोनों निहाल थे, बल्कि धीरे धीरे चंचला भाभी का जादू ऐसे चला कि माँ और बाबूजी नवीन भैया से ज़्यादा उनकी पत्नी यानी चंचला भाभी को प्यार और मान देने लगे। कभी ऊंचाइयों को छू लेने का हौसला रखने वाले प्रतिभाशाली और आकर्षक व्यक्तित्व वाले नवीन भैया अपनी ही पत्नी के सामने फीके पड़ने लगे। मेरे 4 भाई बहनों में सबसे बड़े थे मयंक भैया, फिर सुनंदा थी, उसके बाद नवीन भैया और सबसे छोटी मैं। हम 4 भाई बहनों में शुरू से ही नवीन भैया पढ़ने में सबसे होशियार थे, इसीलिए घर के लोगों को भी उनसे कुछ ज़्यादा ही आशाएं थी। आशा के अनुरूप नवीन भैया पहली बार में ही भारतीय प्रशासनिक सेवा की मुख्य लिखित परीक्षा में चुन लिए गए और उस दौरान मौखिक परीक्षा की तैयारियों में जुटे हुए थे। जब एक शादी में उनकी मुलाकात चंचला भाभी से हुई। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की साधारण से थोड़ी सुंदर दिखने वाली भाभी चंचला को नवीन भैया में बड़ी संभावनाएं दिखी या वाकई प्यार हो गया, किसे मालूम। लेकिन नवीन भैया उनके प्यार के जाल में ऐसे फंसे कि उन्होंने अपना पूरा कैरियर ही दांव पर लगा दिया। उनसे शादी करने की ऐसी जिद ठान ली कि उसके आगे झुककर उनकी मौखिक परीक्षा के तुरंत बाद उनकी शादी चंचला भाभी से कर दी गई। शादी के बाद भाभी ने घर वालों से बहुत जल्द अच्छा तालमेल बना लिया, लेकिन नवीन भैया को पहला झटका तब लगा जब भारतीय प्रशासनिक सेवा का फाइनल रिजल्ट आया। IAS तो दूर की बात, उनको तो पूरी लिस्ट में कहीं नाम नहीं था। अब उन्हें अपना टूटता सपना नजर आया। वे चंचला भाभी को माँ बाबूजी के सौंप कर नए सिरे से अपनी पढ़ाई शुरू करने दिल्ली चले गए। नवीन भैया भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में 3 बार शामिल हुए, लेकिन हर बार असफल रहे। भैया हतप्रभ थे। बार बार की इस असफलता ने उनके आत्मविश्वास को जड़ से हिला दिया। जिन नौकरियों को कभी नवीन भैया ने पाकर भी ठोकर मार दी थी, अब उन्हीं को पाने के लिए लायलित रहते, कोशिश करते, पर हर बार असफलता हाथ लगती। जब किसी काम को करने से पहले ही आत्मविश्वास डगमगाने लगे तो सफलता प्राप्त करना कुछ ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है। उनके साथ यही हो रहा था। नवीन भैया पटना लौट आए थे। यहाँ भी वे नौकरी की तलाश में लग गए। कहीं कुछ हो नहीं पा रहा था। बाबूजी उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के बदले उन्हें हमेशा निकम्मा, कामचोर और न जाने क्या क्या कहते रहते थे। प्रतिभाशाली लोगों को चाहने वालों की कमी नहीं होती और उनसे ईर्ष्या करने वाले भी कम नहीं होते। होता यह है कि जब कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति कामयाबी की राह नहीं पकड़ पाता तो उसके चाहने वाले उसके मुंह मोड़ने लगते हैं और ईर्ष्या करने वाले ताने कसने का कोई मौका नहीं छोड़ते। नवीन भैया से जलने वाले रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी मौका मिल गया उन पर तरह तरह के व्यंग बाण चलाते रहने का। उनकी असफलता से आहत उनके अपने भी उन्हें जब तक जली खोटी सुनाने लगे। पास पड़ोस के लोग तो अक्सर उन्हें कलेक्टर बाबू कहकर उनके जले पर नमक छिड़कते, जिसे सुनकर एक बार नवीन भैया तो मरने मारने पर उतारू हो गए थे। जब बाबूजी को इस घटना के बारे में मालूम हुआ तो वे क्रोध में अंधे हो उन्हें बेशर्म और नालायक जैसे अपशब्दों से नवाजते हुए मारने तक दौड़ पड़े थे। पूरी तरह टूट चुके नवीन भैया देर रात तक ड्राइंग रूम के एक कोने में सुबक सुबक कर रोते रहते। उनका तो आत्मविश्वास के साथ जैसे स्वाभिमान भी खत्म होता जा रहा था। दूसरे ही दिन नौकरी की तलाश में जाने के लिए उन्होंने बाबूजी से ही रुपए मांगे तो बाबूजी भैया पर बरस पड़े। भैया की दुर्दशा से आहत बड़े भैया ने दूसरा कोई रास्ता ना देख समझा बुझाकर उनका दाखिला लॉ कॉलेज में करवा दिया। नवीन भैया के ऐसे कठिन समय में उनका साथ देने के बदले चंचला भाभी माँ और बाबूजी के पास बैठी उन्हें कोसती रहती और आंसू बहाती रहती, जिससे
उन लोगों की पूरी सहानुभूति बहू के साथ होती चली गई और नवीन भैया के लिए उनके अंदर गर्म लावे की तरह उबलता गुस्सा भी बचा रह गया था। क्षणिक आवेश में लिए गए जीवन के एक गलत फैसले ने नवीन भैया को कहां से कहां पहुंचा दिया था। विपरीत परिस्थितियों के शिकार नवीन भैया के मन की स्थिति समझने के बदले जब तक उनके जन्मदाता बाबूजी ही उनके विरुद्ध कुछ न बोलते रहते, वे अपनी सारी सहानुभूति और वात्सल्य चंचला भाभी पर निछावर करते और अपनी सारी नफरत नवीन भैया पर उड़ेलते। चंचला भाभी ने अपनी मीठी जुबान और सेवा भाव से सास ससुर को अपने हिसाब से लट्टू की तरह नचाना शुरू कर दिया था। वे जो चाहती, जैसा चाहती, माँ बाबूजी वैसा ही करते। नवीन भैया वकालत पास कर कोर्ट जाने लगे तो पर उनकी वकालत ढंग से चल नहीं पा रही थी। पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती। इस दौरान उनके 2 बेटे भी हो गए, अंश और अंकित। शुरू से ही बड़ी होशियारी से चंचला भाभी अपने दोनों बच्चों को नवीन भैया से दूर अपने अनुशासन में रखती। बात में जहर उगलकर बच्चों के मन में पिता के प्रति उन्होंने इतना जहर भर दिया। अपने पिता की अवज्ञा करना उनके दोनों बेटों के लिए शान की बात थी। घर के बड़े ही जब घर के किसी सदस्य की उपेक्षा करने लगते हैं तो क्या नौकर, क्या बच्चे, कोई भी उसे अपमानित करने से नहीं चूकता। अंश और अंकित पूरी तरह बाबूजी के संरक्षण में पल बढ़ रहे थे, पर उनका रिमोट कंट्रोल हमेशा चंचला भाभी के पास रहता। नवीन भैया तो अपने बच्चों के लिए भी कोई फैसला लेने से वंचित हो गए थे। धीरे धीरे उनके अंदर भी एक विरक्ति सी उत्पन्न होने लगी थी। अब वे देर रात तक यहाँ वहाँ घूमते रहते, घर आते बस खाने और सोने के लिए। घर के लोग चंचला भाभी की चाहे जितनी बड़ाई करें, पर मैं जब भी उनके स्वभाव का विश्लेषण करती, मुझे लगता कुछ है जो सामान्य नहीं। चंचला भाभी की जरूरत से ज़्यादा फर्ज निभाने का उत्साह मेरे मन में संशय भरता था। मैं अक्सर माँ से कहती, माँ ज़्यादा मिठास की आदत मत डालो, कहीं तुम्हें डायबिटीज़ ना हो जाए। मेरी बातें सुनते ही बड़ों की आलोचना करने के लिए माँ 10 नसीहतें सुना देती। यह चंचला भाभी के मीठे वचनों का ही असर था जो मयंक भैया, अंश और अंकित को भी अपने तीनों बच्चों में शामिल कर अपने बच्चों की तरह पढ़ाते लिखाते और उनकी सारी ज़रूरतों का पूरा करते। पर्व त्योहार में जैसी साड़ी भैया अपनी पत्नी के लिए खरीदते, वैसी ही साड़ी चंचला भाभी के लिए भी खरीदते। वैसे भी माँ की मयंक भैया को सख्त हिदायत थी कि कपड़ा हो या कोई और दूसरी वस्तु, दोनों बहुओं के लिए एक समान होना चाहिए। भैया भी माँ की इस बात का मान रखते। वैसे चंचला भाभी भी कुछ कम नहीं थी। जब तक बड़ी भाभी के कीमती सामान पर भी मीठी छुरी चलाती रहती। कभी कहती, हाय भाभी, कितने सुंदर कर्णफूल बनवाए हैं आपने, इन पर तो मेरी पसंदीदा मीनाकारी है। मैं तो इनके कारण लाचार हूँ। इन्होंने इतनी छोटी छोटी चीज़ों को भी मेरे लिए दुर्लभ बना दिया है। मेरी तो किस्मत ही फूटी। झट बड़ी भाभी अपनी बड़प्पन दिखाती, अरे नहीं चंचला, इतना मायूस मत हो, तू इन्हें रख ले, मैं अपने लिए दूसरा बनवा लूँगी। पहले वे मना करती, नहीं नहीं भाभी, मैं भला इन्हें कैसे ले सकता हूँ, ये आपने अपने लिए बनवाए। बड़ी भाभी जब जिद कर उन्हें थमा ही देती तब बोलती, मैं खुश हूँ कि मुझे आप जैसी जेठानी मिली। भला इस दुनिया में कितने लोग हैं जिनके दिल आपके जैसे खरे सोने के हैं। आप मुझे छोटी बहन मानती हैं तो पहन ही लूँगी। चंचला भाभी की तारीफ सुनकर बड़ी भाभी फूल कर कुप्पा हो जाती। सुनंदा दीदी जब भी चेन्नई से आती सबके लिए साड़ियाँ लाती, यह सोचकर कि नवीन तो शायद ही चंचला के लिए अच्छी साड़ी ला पाता होगा। सबसे पहले चंचला भाभी को ही साड़ी पसंद करने को बोलती और चंचला भाभी अक्सर 2 साड़ियों के बीच कंफ्यूज हो जाती कि कौन सी साड़ी ज़्यादा अच्छी। तब सुनंदा दी इसका हंसकर समाधान निकालती, तुम दोनों ही साड़ियाँ रख लो। जितना जादू चंचला भाभी के मधुर वचनों का घर के लोगों पर बढ़ता जा रहा था, उतना ही नवीन भैया अपने घर में बेगाने होते जा रहे थे। नवीन भैया की शादी के समय बाबूजी ने छत पर एक कमरा बनवाया था। उसी कमरे में नवीन भैया और चंचला भाभी रहते थे। जब भाभी नीचे का काम खत्म कर सोने जाती तब सीढ़ियों से दरवाज़ा बंद कर लेती। एक बार देर रात तक पढ़ते पढ़ते मैं बुरी तरह थक कर आंगन में आ बैठी थी। सामने सीढ़ियों का दरवाज़ा खुला देख मैं ठंडी हवा का आनंद उठाने छत पर आ गई। तभी चंचला भाभी की कर्कश और फुफकारती हुई धीमी आवाज़ सुन जैसे मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर सी दौड़ गई। नवीन भैया को चंचला भाभी किसी बात पर सिर्फ डांट ही नहीं रही थी, अब शब्द भी बोल रही थी। फिर धक्का मुक्की
की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसके तुरंत बाद ऐसा लगा जैसे कुछ गिरा। मेरा तो यह हाल हो गया था कि काटो तो खून नहीं। अचानक नवीन भैया दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गए। कमरे से आती धीमी रोशनी में मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। वे बुरी तरह हाँफ रहे थे। उनके बाल बिखरे और कपड़े जगह जगह से फटे हुए नजर आ रहे थे। अपने हाथ से रिश्ते खून की अपनी शर्ट के कोने से साफ करने की कोशिश करते नवीन भैया को देख मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा कलेजा चाक कर दिया हो। मेरी उपस्थिति से अनजान चंचला भाभी ने फटाक से दरवाज़ा बंद कर लिया और नवीन भैया सीढ़ियों की तरफ बढ़े। तभी सीढ़ियों पर जलते बल्ब की रोशनी में हम दोनों की आंखें टकराई। भैया मुझे विवश दृष्टि से देख तेजी से आगे बढ़ गए। हमेशा से सहनशील रहे नवीन भैया का चेहरा उस समय इतना दयनीय दिख रहा था कि वहाँ खड़ी मैं हर पल श्रम के बोझ तले दबी जा रही थी। इन्हीं चंचला भाभी की लोग मिसाल अच्छी बहू के रूप में देते हैं, जिन्होंने अपने पति को इस कदर प्रताड़ित करने के बाद भी दुनिया भर में उन पर तरह तरह के आरोप लगा उनको बदनाम कर रखा था। मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। परिवार के लोगों पर तो वैसे भी भाभी का जादू छाया हुआ था। मेरी कौन सुनता? क्या वह अपने आप को प्रताड़ित होने से बचा पाएगा? उन्हीं दिनों मयंक भैया का ट्रांसफ़र रांची हो गया। संयोग से उसी साल मुझे भी रांची मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। मैं पटना से रांची आ गई। मयंक भैया के पटना से हटते ही बाबूजी की चिंता नवीन भैया के परिवार के लिए कुछ ज़्यादा बढ़ गई थी। अभी तक बड़े भैया एक परिवार की तरह सबको संभाले हुए थे। घर से बाहर निकलने पर कई तरह के खर्चे बढ़े, फिर भी अंश और अंकित की पढ़ाई का पूरा खर्च भेजते रहे। लेकिन बाबूजी संतुष्ट नहीं थे। वे नवीन भैया के परिवार की निश्चित आय की व्यवस्था करना चाहते थे। रिटायरमेंट के बाद बाबूजी ने एक मार्केट कॉम्प्लेक्स बनवाया था, जिससे उनकी अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। उन्होंने उस मार्केट कॉम्प्लेक्स को मयंक भैया के मना करने के बावजूद चंचला भाभी के नाम कर दिया। मयंक भैया चाहते थे कि वह मार्केट कॉम्प्लेक्स नवीन भैया के नाम हो, लेकिन बाबूजी के लिए तो नवीन भैया एक गैर जिम्मेदार और निकम्मे इंसान थे। उनकी बहू ने उनके दिमाग में यह बात बिठा दी थी। मयंक भैया के रांची जाते ही चंचला भाभी ने माँ बाबूजी की जिम्मेदारी के साथ साथ उनकी सारी आमदनी भी अपनी मुट्ठी में कर ली थी। फिर भी हम सभी चंचला भाभी के इस तरह सब कुछ संभाल लेने से माँ बाबूजी की तरफ से चिंता मुक्त हो गए थे। अक्सर बाबूजी मयंक भैया को फ़ोन पर नवीन भैया की गैर जिम्मेदाराना हरकतों से अवगत कराते रहते। इतने दिनों बाद भी बाबूजी यह नहीं समझ पा रहे थे कि नवीन भैया को फटकार के बदले अपने प्यार और सहानुभूति की कितनी ज़रूरत है। वह जनवरी की ठिठुरती शाम थी। हम सभी शाम होते ही उस हाड़ कंपा देने वाली ठंड से बचने के लिए एक कमरे में आग जलाकर बैठे गपशप कर रहे थे। तभी फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन उठाते ही माँ ने रोते रोते बताया, बाबूजी की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। माँ को आश्वस्त कर हम फ़ौरन पटना के लिए रवाना हो गए। नवीन भैया द्वारा बताए पते पर सीधे अस्पताल पहुँचे। वार्ड के बाहर ही नवीन भैया और माँ बैठे मिली। चंचला भाभी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। हम लोगों को देख माँ को थोड़ी तसल्ली हुई। जब मयंक भैया ने चंचला भाभी के बारे में पूछा तो उस चिंता, दुख, अनिश्चितता और भय की स्थिति में जो भी कुछ माँ ने सुनाया, सुनते ही जैसे हम सब के पैरों तले जमीन खिसक गई। हैरान और स्तब्ध से हम सब माँ की बातें सुनते रहे। माँ ने बताया, जब बाबूजी को दिल का दौरा पड़ने से अस्पताल में भर्ती करवाया गया, आनन फानन डॉक्टरों ने लाखों के खर्चों की लिस्ट थमा दी। हमेशा की तरह जब माँ ने चंचला भाभी से पैसा निकालने के लिए कहा तो उन्होंने थोड़े से पैसे निकाल कर देने के बाद यह कहकर पैसे निकालने से मना कर दिया कि अकाउंट में पैसे ही नहीं, जबकि चंचला भाभी के साथ ज्वाइंट अकाउंट में बाबूजी ने अच्छी खासी रकम जमा करवा रखी थी। एक मिनट में चंचला भाभी ने माँ बाबूजी के अटूट विश्वास की धज्जियाँ उड़ा कर रख दी थी। माँ ने धैर्य से काम लेते हुए मकान और उसके बगल वाले ज़मीन के कागजात बाबूजी से मांगे ताकि उन्हें गिरवी रख कर पैसों का इंतजाम करें। तब उन्हें पता चला दुकान की रजिस्ट्रियों के समय से सब भी चंचला भाभी ने अपने नाम करवा लिए थे। परिस्थितियों को देखते हुए हम सब ने अभी माँ को चुप रहने की सलाह दी और खुद भी खामोश रहे। मयंक भैया ने सारे खर्च संभाल लिए थे, पर डॉक्टर की लाख कोशिशों के बाद भी बाबूजी को बचाया नहीं जा सका। बाबूजी की 13वीं तक इस बारे में सब चुप रहे। जब सारे रिश्तेदार चले गए, मयंक भैया ने चंचला भाभी को बुलाकर माँ द्वारा लगाए गए आरोपों की सत्यता जाननी चाहिए।
तब बिना किसी संकोच के माँ द्वारा लगाए गए सारे आरोपों को सही बताते हुए वे बोली, हाँ, मैंने ऐसा किया है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं और मेरे दोनों बच्चे हमेशा आप लोगों के मोहताज रहे। उनकी आंखों में एक अजीब सी हिंसक ईर्ष्या धधक उठी, जिसे देख भैया ने समझाना चाहा कि तुम ऐसा क्यों चाहती हो, कि हम सब तुम्हारे अपने नहीं। भैया की बातें सुनते ही वे और भी भड़क उठी। हमेशा से सीधी सादी दिखने वाली चंचला भाभी ने एकाएक बहुत उग्र रूप धारण कर लिया। कहीं बहस में रिश्तों की मर्यादा ना टूट जाए, यह सोच मयंक भैया खामोशी से माँ के बचे खुचे सामान और गहने समेटकर हम सबको साथ रांची ले जाने के लिए कार में बैठ गए। हम सभी घर से निकले ही थे कि नवीन भैया बीच रास्ते में आ खड़े हो गए। मयंक भैया ने कार रोकते ही वे दौड़कर आए और भैया का हाथ थामते हुए बोले, भैया मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए, मैं आप लोगों के बिना नहीं जी सकूंगा। भैया कुछ बोल उसके पहले ही बड़ी भाभी ने गाड़ी से उतर नवीन भैया का हाथ थाम अपने बगल में बिठाते हुए बोली, चलो तुम हमारे साथ चलो। इतना प्रतिभाशाली होकर भी किस कदर तुमने अपनी जिंदगी को नरक बना लिया। बहुत हुआ यह सब। तुम्हें मैंने हमेशा अपना छोटा भाई समझा है। देखना मैं तुम्हें फिर से कैसे बुलंदियों पर पहुंचाती हूँ। जितना तुमने जिंदगी में चाहा होगा उसका चौगुना तुम पाओगे। यह तुम्हारी भाभी का तुमसे वादा है। एक दिन तुम यह भी देखोगे कि कैसे तुम्हारे यही पत्नी बच्चे सिर के बल दौड़े तुम्हारे पास आएंगे। गाड़ी आगे बढ़ी। अब मेरे बोलने की बारी थी। आप लोगों को चंचला भाभी पर अटूट विश्वास करते देख मैं हमेशा खामोश रही, वरना मैं तो शुरू से ही उन्हें अच्छी तरह से समझ रही थी। जो जितना उनकी मीठी वाणी का मुरीद हुआ, उसके गले पर उनकी मीठी छुरी उतनी ही तेज चली। आप लोगों के तो फिर भी धन संपत्ति पर ही उनकी मीठी छुरी चली। यह जरा नवीन भैया की सोचिए, जिनकी पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। किसी के पास अब इस बात का भला क्या जवाब था। सब मीठी छुरी के मारे हुए थे। सबको राहत इस बात की थी कि चलो घाव भले हुआ, प्राण तो बचे। शायद इसीलिए उस विषम परिस्थिति में सबके चेहरों पर मुस्कुराहट छा गई। कुछ साल और गुजरे। बाद में सुनने में आया कि चंचला भाभी के तब संबंध किसी और अन्य पुरुष से थे और अब वह उनके साथ ही रह रहा है। वह कुंवारेपन से ही रजत को चाहती थी, चोरी छुपे उससे मिलती थी। शादी के बाद भी यह संबंध टूटा नहीं था। शायद इसीलिए चंचला भाभी नवीन भैया को कभी पति नहीं समझ पाई और ना ही उन्हें पति जैसा सत्कार दिया। अब चंचला हमारी जमीन जायदाद पर किसी दूसरे मर्द के साथ ऐश कर रही थी। नवीन भैया चंचला जैसी घटिया और चतुर औरत को तलाक पहले ही दे चुके थे। बच्चे भी कभी उनके अपने नहीं हुए, इसीलिए भैया ने उनका मोह भी त्याग दिया। इसमें एक संभावना यह थी कि चंचला भाभी के संबंध नवीन भैया से कभी पति पत्नी जैसे ही नहीं थे, इसीलिए शायद वह बच्चे चंचला और रजत के ही हों। रांची आकर नवीन भैया ने बिजनेस शुरू किया। अच्छी खासी तरक्की हुई। उनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस सिर्फ चला ही नहीं बल्कि दौड़ने लगा। जल्दी ही हमारे पास अपना घर, गाड़ियाँ थी। मेरा विवाह भी बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। मैं अपने ससुराल चली गई, लेकिन नवीन भैया का अकेलापन मुझे दुखी करता था। मेरे ससुराल में दूर की रिश्तेदार से विधवा गायत्री का संबंध मैंने अपने भैया नवीन के साथ जुड़वा दिया। गायत्री बहुत ही शालीन और सभ्य महिला थी। उन्हें पाकर नवीन भैया का जीवन धन्य हो गया। साल भर ही दिनों में ही नन्ही सी कली गोद में आई और नवीन भैया का जीवन सफल हो गया। आज हमें इस बात का सुकून है कि हम नवीन भैया को अकेले छोड़कर नहीं आए। अगर उन्हें उन परिस्थितियों में वहाँ पर छोड़ दिया जाता तो शायद वह घुट घुट कर अपना जीवन ही समाप्त कर चुके होते। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। किस पात्र की भूमिका अच्छी रही और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।